गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री का हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ईयर ऑफ डिप्रेशन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द ईयर ऑफ डिप्रेशन। द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 saw some stability। 1924 से 1928 का जो साल थे ये जो टाइम पीरियड था, उसमें कुछ स्टेबिलिटी देखने में भी आई। दिस वाज बिल्ट ऑन सेंट जर्मन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंड ऑन द शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम यूएसए। और ये किसकी वजह से स्टेबिलिटी देखने में आई? स्टेबिलिटी इस वजह से देखने पॉसिबल हो पाई क्योंकि जो जर्मन था वो अब अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वो फिर से इन्वेस्टमेंट कर रहा था और वो रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। और इस रिकवरी के लिए उसने जो लोन थी, शॉर्ट टर्म लोन थे, वो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया। यानी कि इंडस्ट्रियल रिकवरी जो जर्मनी की थी वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड थी? शॉर्ट टर्म लोन पर, जो उसने यूएसए से लिए थे। दिस सपोर्ट वाज विड्रॉ व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। लेकिन 1929 में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया तो उसके बाद अमेरिका ने जो ये सपोर्ट दे रखी थी जर्मनी को, वो सपोर्ट अपनी वापस ले ली। फियरिंग अ फॉल इन प्राइस, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल दियर शेयर। जब ये देखा, लोगों को एक डर बैठ गया कि जो प्राइस है चीज़ अब वो गिरना शुरू हो जाएगी, और लोगों ने क्या किया? अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि जो अमेरिका था, अमेरिका ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली। जब वापस ले ली तो जाहिर सी बात है प्राइसेस गिर जाएंगे। जब प्राइसेस गिरेंगे तो लोगों ने अपना शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड। मतलब एक दिन, सिर्फ एक दिन में, यानी कि 24 अक्टूबर एक ऐसा दिन था कि उस दिन लगभग 13 मिलियन शेयर्स थे जिनको बेचा गया। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये वो दिन था कि इस दिन से ही एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दरहम बरहम हो गई थी, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। ओवर द नेक्स्ट ईयर्स बिटवीन 1929 एंड 1932, आने वाले 3 सालों तक, लगभग 1929 से 1932 तक, द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ। जो अमेरिका की जो आमदनी थी वो कितनी रह गई? आधी हो गई। यानी कि 3 सालों में कहाँ अमेरिका ने जर्मनी को रिकवरी के लिए लोन प्रोवाइड कराया, और अब हालात ये हो गए कि उसकी आमदनी कितनी हो गई? आधी रह गई एनुअल इनकम। फैक्ट्रीज जो थी वो बंद होने लगी। एक्सपोर्ट, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था वो भी गिर गया। फार्मर वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विड्रॉ दियर मनी फ्रॉम द मार्केट। और जो फार्मर्स, किसान थे, वो भी बुरी तरीके से इस एक डिप्रेशन का शिकार हुए। और जो मार्केट में जिनकी भी पैसा था उन्होंने वापस लेना, उसको निकालना शुरू कर दिया। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और यूएस की जो अर्थव्यवस्था इस बुरी तरीके से ख़राब हुई, इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हुई, उसका असर वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में इस चीज़ का असर देखने को मिला। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। सबसे ज़्यादा हालात कहाँ के ख़राब थे? जर्मन इकोनॉमी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। बाई 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस। और 1932 तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो घटकर रिड्यूस, मतलब 40% तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट गया। ऑफ द 1929 लेवल, 1929 में जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था 1932 तक वो उसमें और 40% प्रोडक्शन घट गया। वर्कर लॉस दियर जॉब, जो भी वर्कर्स थे उनकी जॉब चली गई। और वह पेड रिड्यूस, इसके अलावा जो काम कर रहे थे उनको कम तनख्वाहें दी जा रही थी, जैसा कि कोविड-19 में हो रहा है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। और जो बेरोज़गार लोग थे वो लगभग 6 मिलियन लोग ऐसे थे जो बेरोज़गार हो गए थे, जिनकी नौकरियां चली गई थी, जिनके पास कोई काम नहीं था। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर
neck saying willing to do any work। और जर्मन की सड़कों पर देख सकते थे आप, आसानी से देखा जा सकता था कि लोग अपनी गर्दनों में कार्ड वगैरह डालकर घूमते थे जिसमें लिखा होता था कि वो कोई भी काम मिल जाए, वो बस काम मिलना चाहिए, वो कोई भी काम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर। जो बेरोज़गार लोग थे वो सड़कों के किनारे, गलियों के मोड़ नुक्कड़ पर नज़र आने लगे। डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो बेरोज़गार, हर तरफ बेरोज़गारी थी, तमाम, कोई रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एज जॉब डिसअपियर द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एज टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। और जैसे जैसे जॉब्स ख़त्म हो रही थी और लोग बेरोज़गार हो रहे थे, तो अब लोग अपनी बेरोज़गारी को कैसे दूर करते? जॉब सरकार की तरफ से, किसी तरफ से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड नहीं थी, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे और हालात और बस से बदतरीन होते हुए नज़र आने लगे। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन द पीपल। और ये जो अर्थव्यवस्था जो इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो रही थी, इसकी वजह से लोगों के अंदर एक डर, एक एंजाइटी, एक खौफ पैदा हो गया अपने काम को लेकर कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन सुधर ही नहीं रही है, रोज़गार मिल नहीं रहा है, बल्कि जो जॉब्स हैं वो भी लोगों की जा रही हैं। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड pensioners saw their saving diminish when the currency lost its value। और जो मिडिल क्लास के लोग थे, जिसमें वो लोग जिन लोगों को सैलरी मिल रही थी या जिन लोगों को पेंशन वगैरह मिलती थी, तो उन्होंने ये देखा कि उनकी जो भी सेविंग थी, करेंसी, क्योंकि लॉस्ट करेंसी, क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, करेंसी बिल्कुल गिर चुकी थी, तो उसकी वजह से उनकी भी अब कोई वैल्यू नहीं रही सेविंग की भी, क्योंकि करेंसी गिर चुकी थी। स्मॉल बिजनेसमैन द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफ़र्ड एज देयर। छोटे छोटे व्यापारी जो सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना खुद का काम करते हैं, जो रिटेलर्स वगैरह थे, सफ़र्ड एज देयर बिजनेस गॉट रुइन। उनका जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा उनके पास। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फेल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटारियनाइजेशन। और ये सोसाइटी के वो सेक्शन था जो पूरी तरीके से, जो डर था उसे, उसके सामने वही हुआ, पूरा बर्बाद हो गया। एन एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द एम्प्लॉयड। अब वर्किंग क्लास और अनएम्प्लॉयड लोगों के अंदर जो खौफ, जो डर बैठ गया, उसको कम करने के लिए only organized workers could manage to keep their head above water, but unemployment weakened their bargaining power। जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे वही थे जो कुछ मैनेज कर सकते थे, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट जो और ये जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ इस कदर फैला हुआ था कि उसकी वजह से उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो भी कम हो रही थी, उसका भी वो कमज़ोर कर रहे थे। बिग बिजनेस मैन, मतलब हर चीज़ को ये बार्गेनिंग करके लेना कि इतने में नहीं, इतने में दे दो, इतने में नहीं, इतने में दे दो, तो उनकी भी वो भी कमज़ोर पड़ रही थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा। बिग बिजनेसमैन वाज इन क्राइसिस। बड़े बड़े व्यापारी भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस की चपेट में आ गए थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चरल प्राइसेस। और फार्मर्स का एक बड़ा तबका ऐसा था, एक बड़ा ग्रुप फार्मर्स का ऐसा था जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनकी कीमतें भी गिर गई थी। एंड वेमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। यहाँ तक कि औरतें भी इसका शिकार थीं और वो इस लायक नहीं थे वो लोग कि वो अपने बच्चों का पेट भी भर पाते। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी कि वो लोग इस काबिल भी नहीं बचे थे कि अपने बच्चों का पेट भी भर पाते, जिसकी वजह से वो लोग एक गहरे सदमे में, एक गहरे डिप्रेशन में चले गए। पॉलिटिकली टू द वेमार रिपब्लिक वाज फ्रजाइल। अगर हम वेमार रिपब्लिक की बात करें तो वेमार रिपब्लिक पॉलिटिकली देखें तो ये काफ़ी फ्रजाइल था। द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स थे जो उन्होंने इनहेरिट किए थे, जिसकी वजह से जो विच मेड इट अनस्टेबल, जिसकी वजह से इसने इसको अनस्टेबल और वल्नरेबल बना दिया था डिक्टेटरशिप को लेकर। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिस मेड अचीविंग मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा तरीका था जिसके ज़रिए ही ये अचीव किया जा सकता था कि कोई भी एक मेजॉरिटी पार्टी, नियर इम्पॉसिबल उसके लिए मेड अचीव मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि जो एनी वन पार्टी, कोई एक पार्टी है जो मेजॉरिटी पार्टी होगी और वही नियर इम्पॉसिबल था, वही ये सब काम कर सकती है, लीडिंग टू अ रूल बाय कॉलिशन। या फिर ऐसा हो कि इसको कॉलिशन गवर्नमेंट बनाया जाए ताकि वो तमाम काम को करे, यानी कि या तो कोई ऐसी पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिले तो वो ही काम कर सकती है, यानी कि जो क्राइसिस चल रहे हैं उनको दूर कर सकती है, या फिर कई पार्टीज मिलकर कॉलिशन गवर्नमेंट बनाए और हालातों को बेहतर करें। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। एक दूसरी जो डिफेक्ट था वो क्या था, आर्टिकल 48 वो क्या था, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। और ये आर्टिकल 48 ये था जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी कि वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, सस्पेंड, और प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो जो भी सिविल राइट है उनको ख़त्म कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, एंड रूल बाय डिक्री, और ऐसा रूल लगा सकते हैं जिसको जिसको किसके ऐसा रूल लागू कर सकते हैं जिसको डिक्री चलाएगा। Within its short life, Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average to 39 days. लगभग 239 दिनों में, एक छोटे से टाइम पीरियड में ही वेमार रिपब्लिक ने देखा कि लगभग 239 कैबिनेट का एवरेज एक निकल के सामने आया। 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, यानी कि 20 कैबिनेट्स कितने दिनों में, 239 दिनों के एवरेज में लगभग 20 बार कैबिनेट की मीटिंग हुई। एक बार मतलब 20 बार कैबिनेट वगैरह ने इन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया। 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, अलग अलग कैबिनेट्स, एंड अ लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 40। और जो लिबरल्स थे उन्होंने इस आर्टिकल का किस तरह से इस्तेमाल किया, यट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, फिर भी उसके बाद, यानी कि 20 टाइम्स कैबिनेट के लोग बैठे, उन्होंने इन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उनको मैनेज नहीं कर पाए। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और लोगों का जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पर भरोसा था वो ख़त्म हो गया। विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, क्योंकि लोग ये देख चुके थे कि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के पास भी उनकी प्रॉब्लम्स का किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइज टू हिटलर। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।